Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and today we are going to start a very interesting chapter from class 9 chemistry portion, that is atoms and molecules. This chapter is not only very interesting, it's very important also. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है थ्रू आउट योर लाइफ. केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो आप लर्न करेंगे, दैट नॉलेज विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज पढ़ना भी सीखेंगे और वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही हम अप्लाई भी करेंगे. तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. 9th स्टैंडर्ड में एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छा वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर. और एज अ लर्निंग ऑल्सो, साइंस हमेशा लर्निंग के लिए पढ़ना, मार्क्स एग्जाम्स में तो आ ही जाएंगे, तो इसलिए लर्निंग के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसमें जो आप लर्न करोगे वो अप्लाई भी करोगे. ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स होते हैं सबसे टाइनी पार्टिकल्स मैटर का जो भी हमारे आसपास हम चीजें देख रहे हैं, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ मैटर. वी हैव सीन दैट इन द प्रीवियस चैप्टर्स. और ये मैटर की जो सबसे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट आर नोन एज एटम्स. सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर. और ये मैटर के बारे में, ये एटम्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया? दैट वॉज टोल्ड well in advance by a Indian philosopher, महर्षि कन्नड़. महर्षि कन्नड़ ने मैटर को कहा था पदार्थ, और उन्होंने कहा कि ये पदार्थ इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स. उन्होंने इसको नाम एटम्स नहीं दिया, उन्होंने इसको परमाणु कहा. तो उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ पदार्थ, और ये पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और इन छोटे टाइनी पार्टिकल्स को कहते हैं परमाणु. इसलिए इंडिया में आज भी हम एटम बॉम्ब को परमाणु बॉम्ब भी कहते हैं. ओके, सो परमाणु वर्ड इज यूज फॉर एटम्स. एंड महर्षि कन्नड़ के बाद पकुदा कत्यायमा, ये भी एक और इंडियन फिलोसोफर थे. इन्होंने बताया कि यही जो परमाणु है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कंबाइन होंगे और वही मैटर का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को बनाएंगे. तो दैट वाज ऑल टोल्ड वेरी अर्ली बाय सम इंडियन फिलोसोफर्स. ठीक है, महर्षि कन्नड़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दैट ही टोल्ड मैटर एज पदार्थ एंड एटम्स वाज कॉल्ड एज परमाणु बाय महर्षि कन्नड़. उसके बाद आए डेमोक्रिटस. डेमोक्रिटस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्ड कॉइन किया एटम्स. जो आज हम वर्ड यूज करते हैं एटम्स, दैट वाज कॉइन्ड बाय डेमोक्रिटस. ओके, तो ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस दो साइंटिस्ट है, दोनों ही एटम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे. उन्होंने एटम्स के बारे में बताया, बट नाम किसने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तो याद रखना वो कॉइन द वर्ड एटम्स, दैट इज बाय डेमोक्रिटस. ये तो हो गई हमारे एटम्स की थोड़ी हिस्ट्री. उसके बाद हमने बात करी कि ये कंबाइन कैसे करते हैं. केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो कुछ लॉज फॉलो किए जाते हैं, एंड दोस लॉज आर नोन एज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. So these laws are very important. So let's see what are the laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations were given by two scientists, Lavoisier and Proust. Okay, जोसेफ प्राउस्ट एंड लेवॉइजर दोनों ने मिलकर दिए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो दो लॉज हमेशा फॉलो करे जाएंगे, एंड दोज लॉज आर नोन एज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. Law of chemical combinations include two laws. The first law of that is law of conservation of mass, and second is law of constant proportion. तो one by one दोनों को समझते हैं. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass was given by Lavoisier, and इसके अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो अगर आप टोटल रिएक्टेंट्स का वेट मेजर करते हो, तो आप पाओगे कि आफ्टर अ रिएक्शन, इफ यू मेजर द वेट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स, दैट वुड रिमेन द सेम. So if the mass of the reactants, the total mass of the reactants is 5.3 grams, so the total mass of the products also would be 5.3 grams only. तो जो भी reactants का मास होता है, products का मास भी सेम होता है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो एटम्स रिएक्ट करते हैं वही प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एंड कोई भी नया एटम ना तो क्रिएट होता है, ना ही कोई भी एटम डिस्ट्रॉय होता है किसी रिएक्शन में. और इसलिए
कंजर्व रहता है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। आपको कुछ रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स दे दिए, उनके इंडिविजुअल मासेस दे दिए, एक प्रोडक्ट दे दिया, उसका मास बता दिया, और आपको बोला कि आप बताओ कि इनके मास आपको दे दिए हैं और इन मास को कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करो कि आप किस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो आप टोटल मास निकाल लो रिएक्टेंट्स का, टोटल मास निकाल लो प्रोडक्ट्स का, एंड दैट वुड बी इक्वल, एंड आप प्रूव कर दो कि हेंस प्रूव्ड द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सेम एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड दैट प्रूव्स दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसके अलावा एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्ट करे, 2 नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, आपको इनमें से 3 का मास दे दिया जाएगा, है ना। 2 रिएक्टेंट्स का मास बता दिया और एक प्रोडक्ट का मास बता दिया, और आपसे पूछा कि वो 4th वाले प्रोडक्ट का मास बताओ, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का है वही मास है प्रोडक्ट्स का, तो दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ए इज 50 ग्राम्स, मास ऑफ रिएक्टेंट बी इज सपोज 30 ग्राम्स, और जो प्रोडक्ट बन रहा है सी, अगर उसका मास 20 ग्राम्स है, और अगर आपसे पूछा कि जो प्रोडक्ट डी बन रहा है उसका मास कितना है, तो बस a प्लस बी माइनस सी आप कर दो, आपको डी का मास पता चल जाएगा। ओके, वेरी इजी, ये तो हम इजीली कर लेंगे मैम, इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हमारी लाइफ में इतने इजी क्वेश्चन आते ही कहाँ है मैम, है ना, बहुत डिफिकल्ट आते हैं। यस, सो लेट्स मूव ऑन विथ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। Law of constant proportion was given by Joseph Proust, and it states that in a chemical substance the elements are always present in a fixed proportion by mass। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मास कांस्टेंट होता है, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। ओके, सपोज हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं H2O। इसमें हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 यूनिट, तो 2 एटम्स का मास हो गया 2 यूनिट्स। इसी तरह से इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 यूनिट्स। तो अगर हम इनके मास का रेशियो निकालें तो इट कम्स एज 2:16 एंड दैट इज 1:8। तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन का मास रहेगा 1 और उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का मास रहेगा 8 टाइम्स। ओके, तो सपोज मैंने दे दिया आपको कि वाटर का एग्जाम्पल है और उसमें इट हैज 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो बताओ उसमें ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन विल बी 3 टाइम्स ऑफ 8, मतलब 8 3s are 24 ग्राम्स। ओके, 1:8 के रेशियो में रहेंगे, तो अगर ये 3 ग्राम्स है तो वो भी होगा 24 ग्राम्स। ओके, बस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब भी कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रपोर्शन है, उनका जो मास का प्रपोर्शन है वो एक रेशियो फिक्स्ड ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर में 1:8 के मास में है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है जिसका मास होता है 12, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। ओके, तो उनका मास होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 32। ओके, तो 12:32, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज रहेगा। ओके, तो जब भी कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर और उनका जो मास है उनका रेशियो दैट वुड रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है तो वाटर हमेशा H2O ही होगा, कभी भी H2O2 नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली वाटर है तो कभी भी HO नहीं हो सकता, वाटर हमेशा फॉर्म जब भी होगा तो H2O ही होगा। सिमिलरली अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला है तो दैट इज CO2 ओनली। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, CO फॉर्म होगा, बट वो एक अलग कंपाउंड हो गया। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में इन एटम्स का जो नंबर है वो फिक्स्ड ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए रहेंगे। ओके, तो दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। इसके बाद आते हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट दैट इज डाल्टन। डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाल्टन भी एक टीचर थे, तो टीचर्स की फेवरेट होती है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ जाती है कि स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो आपको ये 6 पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, और ये आपको सारे पोस्टुलेट्स लिखने होंगे फॉर दैट 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या किया, आपको थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। डाल्टन 12 इयर्स की एज में टीचर बन गए। ओके, दैट डिड एज, हम तो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, 12 से ज्यादा है, 9th क्लास में आ गए हैं और अब हम पढ़ ही रहे हैं, और 12 इयर्स की एज में तो डाल्टन टीचर बन गए थे।
और उसके 7 साल बाद, दैट इज जस्ट एट द एज ऑफ 19, ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, और ये डाल्टन थे बहुत ही इंटेलिजेंट। इन्होंने क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट ने पहले एटम्स के बारे में जो जो बता रखा था, उन सब चीजों को कंबाइन करके अपना एक पोस्टुलेट बना दिया, और उसे कहा इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बिकेम वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये थ्योरी पहले आपको पढ़ाती हूँ, फिर बताऊंगी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, so let's first see about the Dalton's atomic theory. This Dalton's atomic theory states that every element, compound or mixture, whatever could be the form of matter, that is made up of tiny particles known as atoms. Okay, and let's see the postulates of the Dalton's atomic theory. So the first postulate of Dalton's atomic theory states that all matter is made up of tiny indivisible particles called atoms which participate in chemical reaction. तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, एंड दे ओनली पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, एंड सच indivisible tiny particles are known as atoms. The second postulate of theory states that atoms can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. So जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें ना तो नए एटम्स बनेंगे, ना ही पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं, एंड दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों, ये तो किसी और से चुराया हुआ लगता है ना? सो यस, दिस पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लवॉइजर ने। तो लवॉइजर ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, उसी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये सेकंड पोस्टुलेट है। Mass can neither be created nor be destroyed. Similarly, atoms are neither created nor destroyed in any chemical reaction. आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो the postulate that atoms can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction is in accordance with the law of conservation of mass. Remember that. Okay. The third point of Dalton's atomic theory states that atoms of a given element are identical in their mass and have same केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट ले लो तो उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होंगी। फॉर एग्जांपल, गोल्ड आप इंडिया से ले लो, दुबई से ले लो, अमेरिका से लो, कहीं से भी आप गोल्ड का एक एटम लेते हो तो उसका मास भी सेम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। वो गोल्ड ये नहीं बोलेगा कि मैं दुबई का गोल्ड हूँ तो मैं केमिकली डिफरेंट तरह से रिएक्ट करने वाला हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी और उसका मास भी सेम होगा। ठीक है, बाद में इस लॉ के बारे में हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं। The next postulate of Dalton's atomic theory states that atoms of different elements will be having different mass and different chemical property. तो ये भी सही है, अगर हमने अलग अलग दो एटम लिए हैं, फॉर एग्जांपल एक एटम हाइड्रोजन का लिया है और दूसरा एटम ऑक्सीजन का लिया है, तो ऑब्वियसली दोनों का मास अलग अलग होगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके एटम्स को अगर हम देख रहे हैं तो उन दोनों के मास भी अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ओके, next postulate states that atoms combine in the ratio of fixed whole numbers to form compounds. तो ये भी ठीक है, जब भी कंपाउंड फॉर्म होंगे तो एटम्स होल नंबर्स के रेशियो में ही कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल, जब वाटर बनेगा तो इट्स H2O, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बना सो इट्स CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड में ऐसा नहीं होगा कि आधा एटम आ जाए ऑक्सीजन का, ओके, या वाटर में आधा एटम आ जाए ऑक्सीजन का, ऐसा नहीं होगा। तो ऑलवेज होल नंबर्स में ही इनका प्रपोर्शन रहेगा। होल नंबर्स में मतलब 1 2 3 4 ऐसे 1.5 एटम आ गया कंबाइन करने के लिए, दैट इज नॉट हैपनिंग। ओके, वाटर बनेगा तो इट्स H2O, मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है ना? तो कभी भी आधा एटम हाइड्रोजन का 1 एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो मैटर, वैसे भी एटम्स बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनडिविजिबल हैं, तो फिक्स्ड होल नंबर्स में ही ये कंबाइन होंगे। ओके, The last postulate of Dalton's atomic theory states that the relative number and kind of atoms are fixed in any compound. So according to this, जो number of atoms हैं एक particular compound में, that is fixed. For example, again हमारा वही पानी, अगर हम पानी का example, अगर हम water का formula देखें H2O, तो water में हमेशा H 2 parts में and oxygen का 1 part रहेगा। तो इनका proportion change नहीं होगा। proportion change होते ही वो compound ही change हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O इज वाटर बट H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जब हम पानी की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला फिक्स्ड रहेगा, दैट इज H2O। ओके, तो ये नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स जो हैं दैट विल बी रिमेनिंग द सेम फॉर एनी पर्टिकुलर कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाटर में आज ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया है तो H2S बन गया है।
ओके, H2S बनते ही वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स, मतलब काइंड ऑफ एटम्स मतलब एक हाइड्रोजन एक काइंड है, ऑक्सीजन दूसरा काइंड है, तो काइंड ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड रहेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ये वाला पोस्टुलेट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद व्हिच लॉ? रिकॉल करो, जल्दी से सोचो। हाँ, अगर आपने सोच लिया है तो यू आर करेक्ट दैट दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। जोसेफ प्राउस ने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया था उसके अकॉर्डेंस में ही है ये लास्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर बट नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेटर ऑन इसके कुछ पोस्टुलेट्स गलत प्रूव हो गए। फॉर एग्जाम्पल, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट देखा था, atoms of a given element are always having the same mass and same chemical properties। और हमें सही भी लगा था कि गोल्ड कहीं से भी लिया उसका मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इसके कुछ गलत प्रूव हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वो फिक्स्ड है, पर कार्बन की अलग अलग वेराइटीज अगर करती हैं, अलग अलग जगह पे नहीं कि इंडिया में एक वेराइटी है और अफ्रीका में दूसरी वेराइटी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट कहीं पर भी अगर हम देखते हैं, अगर हम स्टडी करेंगे कार्बन, तो कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स अगर करते हैं, कार्बन की कुछ वेराइटीज का मास 12 होगा, कार्बन 13 भी एग्जिस्ट करता है जिसका मास, एक एटम का मास 13 यूनिट्स होता है, और कार्बन 14 भी एग्जिस्ट करता है जिसके एक एटम का मास 14 यूनिट्स होता है। एंड दैट शोज कि कार्बन 12, 13, 14 ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में अकर करता है। और ऐसे एटम्स जो कि हैं तो सेम ही एटम बट इनका मास अलग अलग है, उन्हें कहते हैं हम आइसोटोप्स। तो जब आइसोटोप्स डिस्कवर करे गए तो पता चला कि ये पोस्टुलेट डाल्टन का थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है कार्बन 12, 13 और 14 की, बट जो इनका मास है दैट इज नॉट द सेम। तो ये पोस्टुलेट थोड़ा गलत हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देखा था, दैट इज द फोर्थ पोस्टुलेट, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। और हमें लगा बिल्कुल सही है बात, ये तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो मास भी अलग अलग होना चाहिए। ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, दो अलग अलग एलिमेंट तो दोनों का मास भी डिफरेंट। बट कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो कि अलग अलग एटम्स हैं बट उन दोनों का मास सेम आता है। वन सच एग्जाम्पल इज आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, बट दोनों का मास होता है 40 यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों का मास सेम है बट है तो ये अलग अलग एलिमेंट्स, बट अलग अलग एलिमेंट्स होते हुए भी इन दोनों का मास सेम है। ओके, तो दैट प्रूव्ड कि ये फोर्थ पोस्टुलेट में भी थोड़ा सा एरर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हैं बट इनका मास तो सेम है। ओके, सो दैट शोज दैट डिफरेंट एलिमेंट्स कुड बी हैविंग अ सेम मास आल्सो। ठीक है, तो इससे ये पोस्टुलेट थोड़े गलत हो गए। उसके अलावा भी कुछ पोस्टुलेट्स डाल्टन के गलत प्रूव हुए, बट स्टिल वी रीड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, still it is considered very very important, and I really want to tell you the reason for that. Whatever right now I'm telling, that's not given in NCERT, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कमियां होने के बाद भी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये आज भी इंपॉर्टेंट कंसिडर करी जाती है? बिकॉज जब ये डेमोक्रिटस, लेवॉइजर, प्राउस्ट, इन सब ने अलग अलग लॉज दिए, डेमोक्रिटस ने एटम्स के बारे में बताया, उसके बाद डेमोक्रिटस ने बताया, उसके बाद 2000 ईयर्स बाद डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके बीच में दैट वाज अ पीरियड कि वो सब कुछ गलत मान लिया गया। डेमोक्रिटस ने जो एटम्स के बारे में बताया उसको दूसरे साइंटिस्ट ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। और फिर बाद में जब अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग वर्क करे तो काफी चीजें सामने आई दैट सम थिंग्स आर करेक्ट, और उन सब अलग अलग स्टडीज को कंपाइल करके सबको कलेक्ट करके एक थ्योरी का फॉर्म में प्रेजेंट किया, दैट वाज बाय डाल्टन। तो इस सब को अलग अलग चीजें जो बिखरी हुई पड़ी थी, दैट वाज ऑल कंबाइंड टुगेदर एंड वाज पुट फॉरवर्ड टुगेदर बाय डाल्टन। और इसलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है ना। टीचर्स ऐसे ही तो होते हैं, अलग अलग चीजों को कंबाइन कर लिया, अलग अलग नॉलेज को कंबाइन कर लिया और उन्होंने अपना सब कुछ कंबाइन करके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दे दी। ओके, सो दैट इज व्हाई टुडे आल्सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट वाज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सोचो डेमोक्रिटस के बताए हुए 2000 ईयर्स हो गए थे, है ना। आप सोचो कि मैम 2000 ईयर्स तो बहुत ज्यादा है, आप शायद गलत कह रहे हो मैम, 200 ईयर्स होगा। नहीं बच्चों, अप्रोक्सीमेटली इट्स 2000 ईयर्स। एग्जैक्टली आपको अगर बताऊं तो डेमोक्रिटस ने एटम्स वर्ड कॉइन किया था, उसके 1847 ईयर्स के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन।
तो अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स हम मान सकते हैं, तो को कंपाइल किया डाल्टन ने, एंड डाल्टन इज गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. टुडे आल्सो वी स्टडी द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फॉर दैट रीजन ओनली. ओके, so I hope this Dalton atomic theory and the laws of chemical combination are all clear to you all. याद रखने के लिए जो दो नाम हैं, that is first is Democritus that coined the word atom. उसके बाद नाम याद रखना that the theory of conservation of mass was given by Lavoisier and theory of constant proportion was proposed by Joseph Proust. ओके, सो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप you are clear with the topics, and if you like my videos, do subscribe to my channel if you haven't already, and share my videos as much as possible. That's all for today. Okay, take care of yourself. Good day everyone.